जय भीम नवबुद्ध साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि लगभग हमारे पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा था कि धम्मलिपि किस तरीके से सीखी जाती है और धम्मलिपि सीखने के लिए बेसिक चीज़ें हम सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कि हमने वर्णमाला में स्वर और व्यंजन देखे हैं, आज हम 12 खड़ी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप अगर नए हैं तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि नई नई बातें जो हम आपके सामने लाने का प्रयास करें, नई नई जो चीज़ें हैं जो हम आपको बताने का प्रयास करें, तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात है जो हम सबको बता रहे हैं कि क्यों धम्मलिपि सीखनी चाहिए, तो उनमें से आज हम 12 खड़ी सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप अपने नोटबुक में जिस तरीके से मैं जो बातें बताता हूँ और वो लिखने का प्रयास करो, ताकि आपको भी ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आज हम धम्मलिपि में सीखने वाले हैं 12 खड़ी। तो ये 12 खड़ी क्या होती है? हम अपनी बोली भाषा में 12 खड़ी किसको कहते हैं? व्यंजन को स्वर की जोड़ देते हुए हम इसको 12 खड़ी कहते हैं। सीधी भाषा में कहने जाएंगे तो हमें ये समझ में आएगा। अभी ये नॉर्मल बात है, हमें दो लैंग्वेज में हमें सीखना है। एक है हिंदी और एक है पाली, जो हमारी ये बोली भाषा है और ये हमारी पुरातन भाषा है। तो इन दो भाषाओं में हमें ये दोनों सीखना है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इसको ध्यान से समझो। तो 12 खड़ी में क्या क्या आता है? जब हम 12 खड़ी पढ़ने जाएंगे तो क की 12 खड़ी हम पढ़ते हैं। जैसे कि एक लाइन में हम क की 12 खड़ी पढ़ते हैं तो किस तरीके से आएगा? क के बाद क्या आता है? का आता है। का के बाद क्या आता है? की आता है। की के बाद क्या आता है? दूसरा की आता है। उसके बाद कु आता है। उसके बाद दूसरा कु आता है। उसके बाद क्या आता है? के आता है। उसके बाद क्या आता है? कै आता है। उसके बाद आता है को। उसके बाद आता है को। उसके बाद आता है कम और उसके बाद आता है कहा। ये हमारे बोली भाषा के स्वर है। तो मैं इसको आपको सीधी तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ कि आखिर 12 खड़ी में क्या होता है। बेसिकली हम स्कूल में पढ़ते हैं तभी हमें पता चलता है, लेकिन धम्मलिपि सीखते समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क ये जो है क्या है? व्यंजन है, नॉर्मल अक्षर है जिसे हम कह सकते हैं, नॉर्मल अक्षर है। उसके बाद क्या आता है? क को एक स्वर दे दिया है यहाँ पे, तो इसको हम क्या कहते हैं? काना। इसको काना कहते हैं, इसको वेलांटी कहते हैं, इसको भी वेलांटी कहा जाता है, इसको भी उकार कहते हैं, इसको भी उकार कहते हैं, लेकिन ये दूसरा उकार रहता है। उसके बाद आता है एकार, उसके बाद आता है ऐकार, उसके बाद आता है ओकार, उसके बाद आता है औकार, उसके बाद आता है अनुस्वार और इसके बाद आता है विसर्ग। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, हमें समझ में आनी चाहिए। तो ये हम बोली भाषा में आज के पढ़ते हैं। पाली भाषा में क्या नहीं होता है वो हम सीखेंगे। पाली भाषा में ये अनुस्वार विसर्ग नहीं होता है। यहाँ पे स्वर में कौ नहीं होता है और ये नहीं होता है, एकार नहीं होता है। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये क्या है? स्वर है, जैसे कि हम करते हैं ना। देखो सिंपल सी बात है यहाँ पर। अ, इसके बाद आ, इसके बाद ई, उसके बाद ई, उसके बाद उ, उसके बाद उ, उसके बाद ए और उसके बाद ये है औ। अब यहाँ पे ये रहेगा तो आई रहेगा, अम रहेगा और आह रहेगा। तो ये सिंपली भाषा है जो हमारी बोली भाषा में है और प्राचीन भाषा में हमारे ये नहीं आता है। तो हमारे प्राकृत भाषा में क्या क्या आता है? सिर्फ 8 व्यंजन आते, 8 स्वर आते हैं और बाकी सब हमारे व्यंजन है। तो इस व्यंजन को स्वर देने के बाद क्या होता है? 12 खड़ी होता है। ये बेसिक हमने सीखा। अभी हम पूरी तरीके से सीखने के लिए
रेडी है। तो हम सीखेंगे अभी 12 खड़ी की स्टार्टिंग करते हैं। तो पहला हम क्या करेंगे, 12 खड़ी में से पहला सीखेंगे हम लोग काना। क्या सीखेंगे, काना। काना कहाँ पे दिया जाता है दोस्तों, स्वर को, सॉरी व्यंजन को। काना क्या है, व्यंजन प्लस स्वर। व्यंजन हमने क पकड़ा है तो काना क्या आएगा, आ। क्या पढ़ा था हमने, आ पढ़ा था। बात यहां पे समझ में आई रहेगी आपको। काना क्या है, आ है। तो जैसे मैं इसको कॉर्नर में लिखता हूं आ, आपको समझ में आएगा। अभी ये कहाँ दिया जाता है, व्यंजन के दाहिने बाजू में दिया जाता है। समझ में आया आपको, काना कहाँ पर दिया जाता है, व्यंजन के दाहिने बाजू दिया। जैसे कि मेरी दाहिने बाजू है तो दाहिने बाजू में मैंने ये लाइन दिया है। तो ये बेसिक आपको समझ में आ रहेगा कि काना कहाँ पर दिया जाता है। आज भी दिया जाता है, उस समय भी दिया जाता था। तो किसी भी व्यंजन को काना देते समय कहाँ पे दिया जाता है, राइट साइड में दिया जाता है। तो ये हमारी प्राचीन भाषा है, प्राचीन लिपि जो है धम्म लिपि। इसको हम नागरी लिपि या देवनागरी लिपि कहे और इसे हम धम्म लिपि कहते हैं। तो धम्म लिपि में क है और क को हमने क्या दिया, काना दे दिया। तो क्या हो गया, ये का हो गया। कितना आसान है। उसी तरीके से कोई भी शब्द ले तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताने की, किसी किसी व्यंजन को काना जो है वो बीच में दिया जाता है। किस तरीके से, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा ट को काना किस तरीके से दिया जाता है दोस्तों, इस तरीके से। धम्म लिपि में किस तरीके से दिया जाता है, ये ट है, इसको काना देना है हमें। तो ये काना हमारा यहाँ पे बीच में दिया जाता है। तो कैसा दिया जाएगा, इस तरीके से दिया जाता है। कभी कभी यहाँ पे ठ भी आता है तो ठ को भी काना किस तरीके से दिया जाता है, बीच के लाइन पे, यहाँ पे बीच में काना दिया जाता है। ये मैं तो चीज बातें हैं, कई जो हम अक्षर आने वाले में 12 खड़ी में जो पूरी 12 खड़ी हम देखेंगे तभी इसमें हमारी पूरी बातें समझ में आए। तो फिलहाल हमारा ये काना जो है वो समझ में आया रहेगा आपको कि व्यंजन को आ स्वर दिया जाता है तो काना हो जाता है। तो ये हमारी बेसिक थी। उसके बाद हमें वेलांटी सीखना है। तो ये जिसको हम कह सकते कि प्रथम वेलांटी कहे इसको, या आपको समझने के लिए मैं सीधे तौर पे यहाँ पे वेलांटी बताता हूँ कि आपको किस तरीके से समझ में आए। तो ये है वेलांटी जिसे हम पहली लाइन कहे। ये भी क्या है, व्यंजन प्लस स्वर। आपको समझ में आएगा, व्यंजन प्लस स्वर। तो व्यंजन क्या है हमारा, क व्यंजन है, स्वर क्या है, ई है, क्या हो गया, की। अभी यहाँ पे की जो है वो भी ऊपर साइड में दिया हुआ है। की कहाँ पर आया, ऊपर साइड में आया। तो किसी भी वेलांटी जो कहते हैं, वेलांटी राइट साइड में ऊपर में धम्म लिपि में दिया जाता है। तो ये हमारी क है, व्यंजन है, उसको हमको देना है। तो किस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से आएगा। अभी थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे शायद कि ये यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर ऐसा क्यों दिया है। तो दोस्तों किसी भी व्यंजन को जब हम शिलालेखों में सब पढ़ते हैं तब हमें ये पता चलता है कि उसकी जो वेलांटी है वो इसी तरीके से ही दिए हुए हमें समझते हैं। ये है 3 डॉट। समझ में आया आपको, ये 3 डॉट है और 3 डॉट को इन्होंने एक साथ ज्वाइन कर लिया है। तो लगभग यही वो धम्म लिपि है। धम्म लिपि में ये बातें, और कहीं पर हमें जो इंस्क्रिप्शन में जब पढ़ते हैं हम तो ये सब हमें नज़र में आएगा। तो वेलांटी कहाँ पर दिया जाता है, राइट साइड में 3 डॉट पर वेलांटी दी है। कहाँ पर, 1, 3, 2। ये समझ में आ रहेगा आपको। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है जो हमने पहली वेलांटी पढ़ी है। अभी हम दूसरी वेलांटी सीखने का प्रयास करेंगे। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है, आप भी इसको बिल्कुल आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो ये दूसरी वेलांटी है। तो दूसरी वेलांटी क्या है, सेम, स्वर प्लस, सॉरी व्यंजन प्लस स्वर।
तो ये भी आपको आसानी से पता चलेगा कि व्यंजन प्लस स्वर पढ़ना है तो हमारा व्यंजन है क, यहाँ पे हमें लाइन देना है ई लिखना है, सॉरी यहाँ पे मुझे धम्म लिपि में ई बाद में लिखना है, तो ये ई हो गया, तो ये मेरा सेकेंड ई हो गया, तो की हमारा यहाँ पे तैयार हो गया। तो ये भी व्यंजन है प्लस इसको हमने देना है, तो किस तरीके से दिया हमने, यहाँ पे क लिखा और उसको देखो आया रहेगा आपको समझ में 4 डॉट। तो ये बिल्कुल आपको सीधा समझ सकते हैं 4 डॉट है, उसको खाली लाइन एक साथ 2 लाइन जुड़ी है, तो ये 4 डॉट यहाँ पे दिया गया है। तो ये हमारा हो गया ई हो गया। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है जो हमारा दूसरी वेलांटी हमारे यहाँ पे हो चुकी है। तो लगभग आपको ये लिखना है, आपको भी आसानी से समझ सकता है। अभी ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये हिंदी में भी आता है और धम्म लिपि अपने पाली भाषा में भी आते हैं, दोनों भाषा यहाँ पे व्यंजन ये आते हैं। काना मात्रा वेलांटी ये जो भी है ये सब हमारे दोनों भाषाओं में आता है। उसके बाद क्या है, वेलांटी के बाद आता है उकार। ये बिल्कुल आसान है, ये भी है क्या है, स्वर प्लस व्यंजन प्लस स्वर। ये है व्यंजन प्लस स्वर। हमारा स्वर है, व्यंजन है हमारा क और स्वर है उ, तो क्या हो गया कु। इस तरीके से धम्म लिपि में भी ये है स्वर प्लस क्या है व्यंजन, क्या है स्वर, क्या है उ, व्यंजन क है स्वर उ है, तो क्या हो गया ये स्वर है, इसको हमने व्यंजन लगाया तो क्या हो गया कु हो गया। अभी शिलालेखों में इस तरीके से नहीं आएगा, कई शब्दों में इस तरीके से आएगा, और शिलालेखों में अगर यहाँ पे ट है तो उसको किस तरीके से आएगा, सिंपल ये है, तो इसको हम कह सकते कि ये ट है, इसको ये लगाना है, तो ये सिंपली इस तरीके से आएगा, नीचे की तरफ दिया जाता है। ये इस तरीके से नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं दिया जाएगा, तो ये सिंपली ट को ट है, ये ट है और उसको नीचे लाइन में ये इस तरीके से दिया जाता है। तो लगभग ये उकार पहला उकार है, आपको समझ में आएगा। ये महत्वपूर्ण बातें जो हम पढ़ा रहे हैं आपको वो समझने का प्रयास करो, बिल्कुल आसान तरीका है जो आपको आसानी से समझ में आए, क्योंकि ये बातें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है दूसरा उकार जिसे हम कहते हैं, तो ये किस कर क्या है, ये भी व्यंजन प्लस स्वर। ये ध्यान में रखना है कि उकार जो भी है, उकार जब व्यंजन को दिया जाता है तो यही 12 खड़ी में आता है। तो यहाँ पे हमारा व्यंजन है क और यहाँ पे हमारा दूसरा उकार है, तो क्या हो गया ये दूसरा कु हमने लिख दिया। इसी तरीके से हमने ये क है उसको हमें उकार देना है, तो उसको हमने ये उसको हमने उकार दिया है, तो ये क्या हो गया कु हो गया। लेकिन कई वर्ड जो ऐसे जैसे कि ये ठ है, तो ठ को उकार किस तरीके से दिया जाता है, इस तरीके से। इतना आसान है जो आपको आसानी से समझ सकता है। तो ये दूसरा उकार हमने आसानी से पढ़ लिया, समझ में आ रहेगा आपको। अभी आपको क्या करना है, एकार सीखना है। तो ये एकार है, हम बोली भाषा में सीख रहे हैं तो हम बोली भाषा में जल्दी सीख सकते हैं। तो एकार भी क्या है, व्यंजन प्लस स्वर है। तो व्यंजन क्या है हमारा क है, और ये बेसिक आपको समझने का प्रयास कर रहा हूं मैं। ये व्यंजन हमारा क है और एकार हमारा ये है, तो क्या हो गया ये के हो गया। वैसे ही हमारा स्वर ये है, व्यंजन ये है और हमारा जो स्वर है वो ये है, तो क्या हो गया ये इस तरीके से क लिखा और इसको खाली ये लाइन दे दिया। तो जस्ट ये भी आपको एकार में ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये एकार इस तरीके से ही दिया जाता है, जो यही आपको यहाँ पे नज़र में आएगा। तो कई अक्षर रहते हैं जैसे कि ठ है, तो ठ को एकार किस तरीके से दिया जाता है, ये ठ है तो उसको बीच लाइन में एकार दिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको इस तरीके से एकार नहीं दिया जाएगा, इसको बीच में लेकर दिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, एकार आपको समझ में आ रहेगा। अभी पाली में एकार नहीं आता है, पाली में जो है वो
ऐकार नहीं आता है, लेकिन हमारे हिंदी में आ रहा है। तो ये बिल्कुल आसान है। क्या है, सीधी सी बात पे देखा जाएगा तो व्यंजन प्लस स्वर है। तो व्यंजन क्या है हमारा, क है, और ऐकार क्या है, हमारे दो मात्रा होते हैं तो क्या होते हैं, जैसे कि कै होता है। उसी तरीके से हम सिंपली से लिख सकते हैं इसको ऐकार में। तो ये इस तरीके से है, तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, ये क है तो इसको ये हम दो मात्रा देते हैं, तो क्या हो गया, ऐकार हो गया। तो ये बिल्कुल, अभी ये पाली में नहीं आता है, पाली में देखने को नहीं मिलता है, फिर भी हम बोली भाषा में सीख रहे हैं। तो ये बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा एडवांस कुछ सीखना है ऐसा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस है ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो ऐकार आप इजीली सीख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है ओकार। ये महत्वपूर्ण बात है। ओकार क्या, वो भी हमारा व्यंजन प्लस स्वर, ये जो हमारी श्रृंखला है वो लगभग सेम है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यही महत्वपूर्ण बातें हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती है। तो क्या हो गया, क प्लस ओ बराबर को। उसी तरीके से क प्लस ओ क्या हो गया, ये कभी कभी इस तरीके से भी आता है और कभी कभी इस तरीके से भी आएगा, आपको समझ में आएगा। तो ये को इस तरीके से भी आता है। ये शिल्पकार जिस तरीके से वो लिखने वाला रहता है उसने इस तरीके से भी लिखा हुआ है। तो आपको समझ में आ रहेगा। कई कई वर्ड, जैसे हमने ठ है, ब है, थ है, तो ये किस तरीके से लिखा जाता है, इसको ओकार मालूम है आपको। ये जो ओकार दिए जाते हैं ये इस तरीके से दिया जाता है। ये थ है तो ये ओकार इस तरीके से दिया जाता है, एक लाइन इधर एक लाइन उधर। तो ये महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ये समझने का प्रयास करो। तो ये बिल्कुल आसान है, जो आप भी सीख सकते हैं, आपको भी समझ में आएगा, बिल्कुल सही तरीके से आपको भी समझ में आएगा। उसके बाद आता है औकार, जिसको हम औकार कहते हैं। अभी ये औकार भी सिंपल है, व्यंजन प्लस स्वर। ये पाली में नहीं आता है, हिंदी में आता है लेकिन पाली में नहीं आता है। तो ये महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये भी बिल्कुल आसान है। ये क प्लस औ क्या होता है, कौ। उसी तरीके से क है प्लस उसको औ दे दिया तो क्या हो गया, इस तरीके से है ना। तो जैसे इसको एक और लाइन दे दो तो क्या हो गया, कौ हो गया। तो इतना आसान तरीके से। और बाकी के जो अनुस्वार और जिसको हम विसर्ग कहते हैं, ये पाली में तो नहीं आता है, लेकिन अगर आपको बोली भाषा में उसको लिखना है तो आसानी से लिख सकते हैं। जिसको हम अनुस्वार कहते हैं, वो हर एक वर्ड में हर एक के इसमें आता है। अनुस्वार तो हर वाक्य में कहीं कहीं पर भी आता है। तो क्या है, ये व्यंजन प्लस बोली भाषा में हमारा ये स्वर है, लेकिन ये पाली में क्या है, व्यंजन है। पाली में यहाँ पर ये व्यंजन आता है, यही पाली में व्यंजन आएगा। तो यहाँ पे क है प्लस अम क्या हो जाएगा, कम। तो इसी तरीके से क है प्लस अम तो क्या हो गया, कम। आसान है। उसी तरीके से ही हमें आगे विसर्ग भी लिखना है। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है जो आपको भी समझ में आएगा, और आपके जो भी कोई स्कूल में बच्चा पढ़ता है उसको भी ये बिल्कुल समझ में आएगा। इसी तरीके से जिसको हम विसर्ग कहते हैं वो क्या है, वो भी व्यंजन प्लस स्वर है। ये पाली में नहीं आता है, ध्यान से देखो। व्यंजन क्या है हमारा, क प्लस आहा क्या होता है, कहा। उसी तरीके से ये क है, ये प्लस आ है तो क्या हो गया, कहा। इस लिखने के लिए बिल्कुल आसान है, लेकिन ये हमारे किसी भी वर्ड में नहीं आता है, इसके लिए हम इसको ज़्यादा गौर नहीं करते दोस्तों। तो हमने आज क्या सीखा है ये समझने का प्रयास करो। हमने आज सीखा है, पहली बात हमने क्या सीखी थी, पहली बात हमने सीखा है काना। काना क्या होता है, इस तरीके से। दूसरा क्या है, वेलांटी, किस तरीके से है, इस तरीके से है।
ये फर्स्ट वेलांटी है और इसको द्वितीय इसको वेलांटी कहे हम। तो ये किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से। उसके बाद तीसरा है, चौथा है हमारा उकार। तो ये किस तरीके से है, इस तरीके से है। उसके बाद इसको पहला उकार कैसे प्रथम उकार कहे और इसको द्वितीय उकार कहे। तो ये हमें समझ में आता ही है, बिल्कुल आसानी से समझ में आता है, इसको लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे इसके आकार पर समझता है। तो क्या है उकार, ये किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है एकार। एकार किस तरीके से लिखा है हमने, इस तरीके से। उसके बाद आता है एकार। उसके बाद क्या आया, एकार। वो किस तरीके से लिखा हमने, इस तरीके से, उसको 2 लाइन दिया। तो ये हमने सीखा। उसके बाद क्या आया, ओकार आया। ओकार किस तरीके से लिखा, इस तरीके से, उसको 1 लाइन दिया, उसको ये लाइन दिया, ओकार सीखा। उसके बाद सर यहाँ पे ओकार आया है, ये ओकार है। उसके बाद आता है औकार। औकार क्या है, इसको 1 लाइन, ये लाइन, बीच में ये लाइन, तो इस तरीके से औकार है। और अनुस्वार, और ये तो अनुस्वार और विसर्ग ये तो हमारे इसमें ज़्यादा पढ़ते नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमको आपने बताया है। तो ये आज का महत्वपूर्ण लेसन था जो आपको मैंने बताया है। तो यही महत्वपूर्ण बात है जो कल जब रिवीजन हम लेंगे तब ये आपको सबको समझ में आएगा किस तरीके से लिखा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पाठ, और इस तरीके से नई नई बातें आपको बताने का हम प्रयास करें। तो चलो देखते हैं आप कितना प्रयास करते हैं। और ये आपके होमवर्क के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इसी तरीके से जितने सारे आपको मैंने जिस तरीके से बताया, अगर आप खुद इसको रिवीजन करते हैं या कुछ इसका सराव करते हैं तो आपको ये करना है कि जितने सारे हमारे व्यंजन है उसको इस तरीके से काना, वेलांटी, उकार, मात्रा, एकार और ओकार देने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों आप जल्दी सीख सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियो में जो हम पूरे बताने वाले हैं तो उससे अच्छा आप वो सीखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको ये जल्दी समझ में आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों प्राचीन भाषा जो है, प्राचीन लिपि, प्राचीन भाषाओं में और बोली भाषाओं में दोनों में सीखने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो देखते हैं आप कितना इसको सीखने का प्रयास करते हैं। और ये जो हमारी कोशिश है दोस्तों, तो इसको कामयाब इसलिए बनाना है कि मैं इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ आपके लिए कि ये मैं कुछ नया चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या मुझे कुछ खुद को कुछ बनना है या कुछ, इसलिए नहीं दोस्तों। ये हम मिशन पे काम कर रहे हैं, और ये मिशन हमारा ये है कि हमारे भारतवर्ष में जो हमारे बुद्धिस्ट अनुयायी हैं इनको ये सब चीज़ें पता चले, क्योंकि अगर उनका खुद का इतिहास उन्हें पता नहीं चलेगा तो आने वाली पीढ़ी उनका इतिहास किस तरीके से बना सकती है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जो लोग अपना इतिहास भूलते हैं वो लोग इतिहास कभी बनाते नहीं हैं। इसके लिए कोशिश है कि हर बौद्ध अनुयायी को ये लिपि आए, इसमें के बात क्या लिखा है वो पता चले। अगर इसमें क्या लिखा है ये पता चलेगा तभी हम अपने आने वाली पीढ़ी को बता सकते हैं, देख तेरा इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जब पढ़ने को नहीं आएगा तो नहीं बता सकते कि इसमें क्या लिखा है। लेकिन जब आपको ये पढ़ने को आएगा, आप इसको रीड कर सकते हैं दोस्तों, तो अपने आने वाली पीढ़ी या आने वाले बच्चों को आप ये बता सकते हैं कि देख सम्राट अशोक ने यहाँ पे बुद्ध की शिक्षा का शिलालेख लिखा है। उनमें उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षा किस तरीके से आचरण करना है इसका शिलालेख लिखा है। जब ये पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा। आप महाराष्ट्र में अन्य जगह पे लेनिया है, वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आप बता सकते हो कि देख हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर धम्मदान देकर ये सब खड़ा किया है। लेकिन जब पता नहीं रहेगा तो आप बता नहीं सकते। तो इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं, ना कि हमें कौन सा बड़ा चैनल खड़ा करना है, कुछ ये हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट ये है कि हम अपने आने वाले हर एक पीढ़ी को ये सच्चाई बता सके ताकि वो खुद इसको पहचाने। ये हमारी कोशिश है, और इस कोशिश को कामयाब बनाने के लिए दोस्तों हम आपसे विनती करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब इसलिए करो कि दोस्तों अगर इसको सब्सक्राइब करोगे तो इसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल पे जब हम वीडियो डालेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमने क्या डाला। इसलिए हम कहते हैं कि आप सब्सक्राइब करने से ही आपको पता चलेगा कि हमारे चैनल पे ये वीडियो आया है।
अगर आपको पता नहीं चलेगा तो आने वाली वीडियो आप देख नहीं सकते, आपको पता नहीं चलेगा। जब सब्सक्राइब करोगे तो इनडायरेक्टली आपके नोटिफिकेशन में इस चैनल की लिंक आएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बताते हैं कि आपको इस ज़्यादा से ज़्यादा ये नॉलेज मिल सके। तो ये आपसे विनती है दोस्तों। तो इसीलिए आज का ये वीडियो हम यहाँ पे ही ख़त्म करें दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा ये भी बता दो, और आप किस तरीके से सीख रहे हैं इसके भी आप जानकारी दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आने वाले हर वीडियो को आप देखने का प्रयास करो ताकि आपको भी ये नॉलेज मिलता जाएगा कि ये कोई एंटरटेन करने के लिए एक चैनल नहीं है। ये चैनल जो है जहाँ पे हम आपको बुद्धिज़्म की बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। तो कोशिश है कि आप भी इसको सीखने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों ये जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। सपोर्ट करोगे तभी तो ये चैनल बढ़ेगा। अभी तो 2000 सब्सक्राइबर है दोस्तों। जिस दिन ये चैनल 1 लाख के ऊपर जाएगा तभी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। तो मेरी अपील है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ज़्यादा लोगों तक पहुँचे उनको कहे कि सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करोगे तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज शेयर कर सकते हैं। क्योंकि हमने अभी तक जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उनमें से बच्चे हैं, उनमें से कई जवान लोग हैं, उनमें से कई प्राध्यापक है, डॉक्टर से बहुत सारे लोग हैं, इनको ये पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आप भी पढ़ सकते हैं, इसीलिए हमारी कोशिश है। हम मराठी में पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप हिंदी में बनाओ ताकि बाहर के हमारे जितने सारे महाराष्ट्र से बाहर जितने सारे बौद्ध अनुयायी है उनको भी ये लिपि आ सकती है, वो भी इसमें जान सकते हैं। तो इसलिए ये प्रयास है दोस्तों। तो इसको कामयाब बनाने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। कोशिश करता हूँ कि आप इस चैनल को इस कुछ महीने में ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर मिल जाए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सकता है। तो कुछ महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लिपि पहुंचा सकते हैं, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेके जा सकते हैं। तो ये हमारा प्रयास है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस चैनल को आगे जाने की कोशिश करते हैं। आगे जाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करो दोस्तों। तो ये हमारी विनती है। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे हमारा ये वीडियो ख़त्म करते हैं। और आगे वाला जो वीडियो हमारा देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों। जय भीम, नमो बुद्धाय।